गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल। सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। आज हम आपके चैप्टर आपकी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 स्टार्ट करेंगे बेटे, जिसका शीर्षक है वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। ठीक है, इस चैप्टर के में सबसे पहले हम वर्ण के विषय में बातचीत करेंगे। वर्ण क्या है, इसके लिए देखिए, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। भाषा की वो सबसे छोटी इकाई, मतलब जैसे कोई भी एक अक्षर वो होता है, वर्ण किसे कहते हैं जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम आगे टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे आम है तो आ प्लस मैं प्लस ए, मैं में क्या छुपा हुआ होता है, मैं में यहाँ हलंत लग जाता है। मतलब हर एक वर्ण में, मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटे, हर एक व्यंजन में एक स्वर की ध्वनि छिपी हुई होती है और स्वर अपने आप में एक स्वतंत्र ध्वनि है। तो ऐसे वर्ण जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, आम, हिरण, किताब, गुड़िया, ये 4 ऐसे वर्ण हैं। यही नहीं, जो भी सारे शब्द ऐसे हैं। फिर इन वर्णों को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, आ प्लस मैं प्लस ए। हर एक व्यंजन में ए का साउंड छिपा होता है। अब जैसे ही है, ही में है, और ये किसकी मात्रा है, छोटी ई की, तो यहाँ पे क्या आ गया, ई। र में क्या बोलने में आ रहा है, र। ए हमारे गले में आवाज करता है कि इसमें अ साउंड छिपा हुआ है, और जब यहाँ हलंत लग जाता है तो मतलब ये आधा र है। ठीक है, और न में वही वाली बात है, न में हलंत लग गया, ये आधा न हो गया, और न में किसकी ध्वनि छुपी हुई है, ए की, जिससे वर्ण पूरा होता है, व्यंजन पूरा हो जाता है। फिर किताब, क में छोटी की मात्रा लग गई, त में के साथ कौन सी मात्रा जुड़ी हुई है, ये है आ की मात्रा, तो आ की मात्रा लग जाएगी। ब में अ छुपा हुआ है, जो भी सिंगल वर्ड होगा उसमें ए की ध्वनि छुपी हुई है, बाकी शब्दों में जो मात्रा लगी हुई होती है वो उसी का स्वर आ जाता है। जैसे ग में ये छोटे ऊ की मात्रा है, तो ग प्लस हलंत लग के आ जाएगा, और फिर प्लस ऊ की मात्रा, और ड में हलंत लगेगा, और छोटी ई की मात्रा, ये में हलंत लग के किसकी मात्रा है, आ की मात्रा। तो इस तरह से हम इन वर्णों के और टुकड़े कर सकते हैं नहीं। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये वर्ण कहलाते हैं। ये ध्वनियां ही हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। ये सारी ध्वनियां क्या कहलाती हैं, वर्ण या ध्वनि अक्षर कहलाती हैं। तो हम वर्ण किसे कहेंगे, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाता है। अब वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं बेटे, एक पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं हम, आप सभी को पता है स्वर क्या है हमारे, ए आ ई उ र से ऋषि, ए से एडी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। तो ये हमारे क्या हैं, 11 स्वर हैं। तो स्वर पर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो आपको लगता है गले में या हमारी जीभ के पास या हमारे मुख में कहीं कोई ध्वनि अटक रही है, ये क्या होती है, स्वर स्वतंत्र ध्वनि होती है। इनको बोलने के, इनके उच्चारण में हम किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनि होती है जो हमारे मुख से स्वतः ही निकलती हैं। आगे वर्ण, स्वर के भेद। अब स्वर और व्यंजन वर्ण के भेद हैं, तो स्वर के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे, उच्चारण मतलब बोलने में कम समय लगता है, उच्चारण करने में कम समय लगता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर। ये क्या, कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, 4 तरह के होते हैं, अ, ई, उ और र से ऋषि। ये उच्चारण में हमें थोड़ा कम टाइम लगते हैं। जैसे हम ए और आ को बोलेंगे, आप एक बार अपने मुंह से साउंड निकाल के देखिए, आ फटाफट बोलेगा और आ थोड़ा
लंबा खींचता है। ठीक है, तो ए ई बाकी स्वरों की वनस्पत थोड़ा कम समय लेते हैं उच्चारण में। ठीक है, आप एक बार बोल के देखेंगे तो आपको अपने आप ही इनका उच्चारण करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अ फटाफट बोल रहा है और आ बोलते हैं अ के बाद में, तो अ फटाफट बोल रहा है और आ से दुगना समय ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। ई और ई बोल रहा है ना, तो इसमें जोर पड़ रहा है तो इसमें दुगना समय लग रहा है। आ ई उ ए आई ऐसे, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और ओ से औरत, ये हमारे क्या है? 7 दीर्घ स्वर हैं। अगला स्वर है आपका प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, मतलब इन स्वरों के उच्चारण में हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। इसका उच्चारण होता है, मतलब 3 बार होता है, जैसे ओम, सुनो, मतलब जिसको हम दूर से किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए ज्यादातर इन शब्दों का प्रयोग होता है ना। कोई हमारे से बहुत दूर से, तो हम क्या बोलते हैं? 1 मिनट सुनना, तो ना का साउंड हमारा को थोड़ा ज्यादा लंबा खींचता है, तो वो वहाँ कौन से स्वर होते हैं? प्लुप्त स्वर होते हैं। इसके अलावा अन्य स्वर हमारे क्या है? अनुस्वार, जिसको हम बिंदी बोलते हैं, जैसे बंदर में आता है, बंदर है, लंगू है, मतलब बंदर है, अंगूर है, इन शब्दों में जिसमें एक बिंदी आती है। तंग, पतंग, ये शब्द में क्या आता है? जिसमें एक बिंदी का प्रयोग होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। अनुनासिक, जहाँ चंद्र बिंदु, चांद, आंख, ये शब्द क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। विसर्ग, प्रातः, शनि, अतः, तो ये विसर्ग, इसका साउंड कैसे होता है की तरह होता है साउंड बोलता है। आगत चिन्ह, इसका साउंड क्या होता है? ओ की तरह बोलता है, जैसे कॉलम है ना, डॉक्टर, ये शब्द आगत चिन्ह कहलाते हैं, आगत स्वर कहलाते हैं। अंग ना, अह है तथा अह, यह सभी वर्ण अयोगवाह, इन वर्णों को अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग को हम अयोगवाह भी कहते हैं। इन वर्णों को क्या कहते हैं हम? अयोगवाह। अब अगला है टॉपिक हमारा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों स्वर, मतलब अन्य वर्ण मतलब हमारे स्वर हैं, उनकी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कभी भी बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते। व्यंजन का प्रयोग करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ती है, क्योंकि हर एक व्यंजन में अ का साउंड छिपा होता है। जैसे हम क बोलेंगे तो अ निकलेगा, ख, अ, ग, तो सभी में अ साउंड छिपा होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी क्या है? 33 है। व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन। इनका उच्चारण करते समय स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय व्यंजन कंठ, कंठ मतलब गला, तालु जो हमारे मुंह के ऊपर का हिस्सा है, मूर्धा मुंह के बीचों बीच वाला हिस्सा, दांत, दंत आप जानते हो, दांत, होठ आप सभी जानते हैं हमारे लिप्स, और जीभ से टकराकर बाहर निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे मैं तक के 25 व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कैसे लेके म तक। अब जो हमारा क वर्ण है, क, ख, ग, घ, ण, आप इसमें देखेंगे कि आप क, ख, ग बोलेंगे तो आपका मतलब ये वर्ण कहाँ? गले में अटके हुए हैं, गले से साउंड होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंठव्य। ये हमारे कंठ से बोले जाते हैं शब्द। फिर च, छ, झ, झ, न, तो आप इसमें देखेंगे च बोलोगे आप तो हमारा जीभ तालु को स्पर्श करेगी। जीभ है जो अपने आप ऊपर वाला हिस्सा है ना हमारा तालु, उस पे टकराएगी। तो च, छ, ज, झ, न, ये सब तालु मतलब तालु से टकराते हैं, तो इनका तालव्य उच्चारण स्थान होता है। मूर्धा, इसमें मुख के अंदर ट, ठ, ढ, हमारे मुंह में एक गोल शेप बनती है, ट बोलते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? ट वर्ण का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धा। ट वर्ण के बाद हमारा आता है त वर्ण, त, थ, द, ध, न। आप जब ये वर्ण बोलेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके जो जीभ है वो दांतों से स्पर्श कर रही है। आप एक बार बोल साउंड करके देखिए, त आपकी जीभ अपने आप आपके दांतों से टकराएगी, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दांत। और आप जब प फ ब भ म बोल रहे हैं तो आप अपने आप देखेंगे कि आपके दोनों लिप्स एक दूसरे से चिपक रहे हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो ऐसे कैसे मैं तक के जो ये 25 व्यंजन है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन किसी न किसी हमारे शरीर के हिस्से को स्पर्श करते हैं, तो इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य में होता है, स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल और व। अंतस्थ व्यंजन ये हमारे 4 हैं। उष्म व्यंजन, इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा से होता है, तो ये 4 हैं। श, श, श है। उष्मा मतलब उष्म व्यंजन, जैसे आप श श श बोलोगे तो श का ध्वना, तो श आपके मुंह में ऐसे लगेगा जैसे आप कोई रबर से कुछ इरेज कर रहे हो, आपका वो घर्षण उत्पन्न होगा। तो ये व्यंजन क्या कहलाते हैं, उष्म व्यंजन, क्योंकि इसमें उष्मा उत्पन्न होती है, एक रगड़ उत्पन्न होती है, इसलिए इन व्यंजन को हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य व्यंजन हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हम किसे कहते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बने, जैसे श से क्षत्रिय है हमारा, श से क्षत्रिय किन किन से मिलके बना है, क प्लस श प्लस अ, तो इन 3 व्यंजनों से मिलके बना हुआ है। तो क और श 2 व्यंजनों के मेल से मिलकर बना हुआ है, तो इसे श से क्षत्रिय संयुक्त व्यंजन है। त्र, त और र और अ एक क्या है, स्वर, तो इसके मेल से बना है त्र। ये आपको बेटे लर्न भी करने हैं, ये ना अच्छे से कि श से क्षत्रिय किन किन से मिलके बना हुआ है, त्र किससे के मेल से बनता है, ये आप याद करेंगे, इसीलिए मैंने ये नोट्स बनाए हैं आपके लिए। ज प्लस ये प्लस अ क्या बनेगा हमारा, ज्ञ से ज्ञानी, और श र अ से श से श्रमिक, और इनसे ये शब्द बनेंगे कक्षा, क्षण, त्रिशूल, त्रिभुज, ज्ञान, आज्ञा, श्रम, श्रेणी। ऐसे ही हमारा अगला व्यंजन है द्वित व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने समान वाले व्यंजन से जुड़ा होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन ऐसा है जो वही व्यंजन दोबारा आ रहा है, अपने ही समान व्यंजन, जैसे क आधा क है और एक पूरा क है, मिलके क्या हो जाएगा, क, तो इससे क्या शब्द बनेगा, पक्का। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, द्वित व्यंजन। जैसे च आधा और च पूरा मिलकर बन गया च, तो कच्चा। तीसरा है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर किसे कहेंगे, 2 अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने अक्षरों को संयुक्त अक्षर। 2 व्यंजन अलग अलग हैं और उनके मेल से बने अक्षरों को हम क्या कहेंगे, संयुक्त अक्षर। यहाँ सेम एक ही व्यंजन था द्वित व्यंजन में जो दोबारा रिपीट हो रहा था, यहाँ 2 व्यंजन अलग अलग हैं और दोनों एक साथ में रिपीट हो रहे हैं, एक साथ में बोले जा रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त अक्षर। जैसे द और य मिलके दय हो जाएगा, उससे वर्ड बनेगा विद्यालय। त और मैं मिलके बन रहे हैं तमय और महात्मा, तो ये शब्द इससे मिलकर बने हैं। अब वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्रमबद्ध या व्यवस्थित, यहाँ आप एक वर्ड क्रमबद्ध भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्णों का जो क्रम होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क के बाद हमेशा ख ही आएगा, ख के बाद ग ही आएगा, च के बाद छ ही आएगा, इनका क्रम हम चेंज नहीं कर सकते। तो वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्ण विच्छेद क्या होता है बेटा, वर्ण जैसे अक्षर और इसको विच्छेद करना। विच्छेद मतलब क्या होता है, अलग करना, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना, है ना। विच्छेद मतलब अलग अलग करके लिखना, क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेद, है ना। जैसे माता, अब माता को हम अलग अलग करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया वर्ण के टुकड़े कराए थे ना, शुरू में स्टार्टिंग में बताया। मैं प्लस इसमें कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा,
त के नीचे हलंत लगेगा, फिर प्लस आ की मात्रा। तो इस तरह से टुकड़ा करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। ये बेटा आपको सभी को अच्छे से आना चाहिए, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे पूछेंगे। वर्ण संयोग, वर्णों को मिलाना, वर्ण मतलब अक्षर और संयोग मतलब मिलाना, तो वर्णों को मिलाकर लिखना क्या कहलाता है? वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे है प्लस री प्लस दे प्लस ए प्लस ये प्लस अ, तो इन सबको मिला के लिखेंगे तो हम क्या बनेगा? हृदय, है ना, हृदय वर्ड बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के नोट्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ये कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं क्वेश्चन आंसर के टाइम पे आपको करवाऊंगी। ये चैप्टर बेटा आप इस नोट्स के अकॉर्डिंग आप अच्छे से लर्न करना, और अगर आप चाह रहे हैं ये नोट्स को लिखना तो आप प्लीज इनको लिख लेना देखकर। ठीक है बेटे, आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर, और आप इसकी अपने चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगी। ओके बेटे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।